अगर कोई आपसे ये पूछे कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भैया पैसा चाहिए, मनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज के दौर पे ये जरूरी नहीं। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, जानकारी। आज अगर हमें कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो हमें हर एक बात की जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस के बाहर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या सोचती है हमारे बिजनेस के बारे में, हमारा कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है, टेक्नोलॉजी में कौन कौन से बदलाव है, हमारा प्रॉफिट क्या है, टैक्सेशन क्या सोच रहा है। हर एक चीज की चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर जानकारी सही वक्त पे, सही तरीके से और करेक्ट तरीके से नहीं मिलती, एक्यूरेट नहीं मिलती, तो ये बिजनेस के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। कैसे? आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेंडर इनवाइट किया और उसको ये टेंडर देना था कि 3000 करोड़ रुपीस की मेडिसिन कोई कंपनी बना के उसको दे। तो एक भैया अच्छी सी कंपनी थी, उस कंपनी की ये ख्वाहिश थी कि क्यों ना मैं उस टेंडर को कोट करूं, एंड दैट्स व्हाई इट अप्लाइड फॉर द टेंडर। लेकिन टेंडर को अप्लाई करने के लिए भाई उसको क्या चाहिए? तो चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। भाई गवर्नमेंट यहां पे दो ही बातें चाहती थी। पहला कि भाई जो कंपनी क्वालिटी में सबसे ज्यादा अच्छी है हम टेंडर उसे देंगे, और सबसे बड़ी बात प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। तो भाई जो हमारी ये कंपनी है उसने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए एक कॉस्ट शीट बना दी। अब हम सब जानते हैं कि कॉस्ट शीट में क्या होता है। कॉस्ट शीट में डेटा होता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड्स जिसमें आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड कुछ क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बाद दोस्तों हमें मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब उसी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते हैं तो हमें मिलता है कॉस्ट पर यूनिट। इतना इंफॉर्मेशन पाके हमारी इस प्यारी सी कंपनी ने गवर्नमेंट में अपना टेंडर सबमिट कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोसेस की थी वो एक्यूरेट नहीं थी, उसमें कई सारी एरर्स थी, और उसी एरर की वजह से कॉस्ट पर यूनिट काफी हाई कोट हो गई, और जस्ट उसी वजह से एक अच्छी कंपनी का टेंडर गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी। तो हमने इस एग्जांपल से जाना कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सही टाइम पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती देन इट कैन लीड द बिजनेस टू द डेट्रीमेंटल सिचुएशन, और अगर सही टाइम पे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है देन बिजनेस कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन एक लाइफ ब्लड है। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही बिजनेस में मनी के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंफॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं मिलती इट कैन लीड टू द रॉन्ग डिसीजन, और एक गलत डिसीजन बिजनेस को तबाह कर सकता है। अब सवाल ये आता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन हम इस दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड द सेम वे सेकेंड इज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। देखिए, इंटरनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज करता है, जैसे कि क्या, जैसे कि भाई बिजनेस की कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल कितनी है उसके पास, बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का सेल्स क्या है, भाई बिजनेस का परचेस कितना है, बिजनेस का प्रोडक्शन कितना है, एटसेट्रा। ये कई सारी जानकारी। और उसी तरीके से एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी बिजनेस में बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या पॉलिसी बना रहा है, अरे भैया मार्केट में कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, बाजार में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान पे रख के सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, तभी बिजनेस सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। अब सवाल आता है कि ये इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों सेम है। देखिए, लेमन लैंग्वेज में लोग इंटरचेंजेबली इन दो वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन ईआईएस के सब्जेक्ट में ये दोनों सेम नहीं है, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिरकार डेटा एंड इंफॉर्मेशन है क्या? बेसिकली डेटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। अगर हमारे पास डेटा है लेकिन जब तक हम उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं करते
तब तक मैनेजमेंट या हम डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन निकलता तो डेटा में से ही है, लेकिन वो एक प्रोसेस डेटा है। डेटा होने की सिचुएशन पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि हम डेटा को भैया कन्वर्ट नहीं कर देते इंफॉर्मेशन में। तो भैया ये डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में आखिरकार रिलेशन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशन है, इट इज एज गुड एज लाइक द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। कैसे समझते हैं? जैसे रॉ मटेरियल किसी मशीन में प्रोसेस होके फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से डेटा किसी कंप्यूटर में प्रोसेस होके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा है वो एक रॉ फॉर्म है, जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो एक फिनिश्ड फॉर्म है। और जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होता हमारे इस कंप्यूटर में या कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तब तक हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अब आइए इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, जब हम किसी अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कई सारे ट्रांजैक्शंस, जैसे कि सेल्स के ट्रांजैक्शन, परचेस के ट्रांजैक्शन, रिसीट के ट्रांजैक्शन, पेमेंट के ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन, कई सारे ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन है डेटा। अब ये सारे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग प्रोसेस में चाहे मैन्युअल या फिर कंप्यूटराइज्ड यूज करके हम उससे कई सारे रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, लेजर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और न जाने कई सारी और रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, यहां पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डेटा है। जो अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ ये एक प्रोसेसिंग है, और जो हमारे रिपोर्ट्स यहां पे क्रिएट हुए हैं वही तो हमारी इंफॉर्मेशन है। और इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के ही मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अब जरा आप ही समझिए, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा है, क्या इससे कोई डिसीजन बनेगा? जब तक हम सेल्स को ऐड नहीं करते, उससे ये नहीं पता लगा सकते कि भाई प्रॉफिट कितना है, सामने परचेस कितना हुआ है, सामने एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डेटा जो है वो मीनिंगलेस है और इंफॉर्मेशन ही मीनिंगफुल है। देखिए, द टर्म EIS इज कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स: एंटरप्राइज, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। इन 3 वर्ड्स में से हमने ये समझा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब समझते हैं कि एंटरप्राइज क्या होता है। देखिए, एंटरप्राइज जरूरी नहीं कि ऑलवेज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही हो। एक छोटा सा सब्जी वाला जो अपना ठेला लगा के अपनी सब्जियां बेचता है, वो भी एक एंटरप्राइज है। और एक लार्ज स्केल बड़ी कंपनी जिसमें करोड़ों का टर्नओवर है, जिसमें कई सारे प्रोडक्शंस होते रहे, वो भी एक एंटरप्राइज है। देखिए, एंटरप्राइज या तो प्रॉफिट मोटिव हो सकता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। देखिए, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सभी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। बिना इंफॉर्मेशन के ये बिजनेस एक्टिविटीज करने में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। एंटरप्राइज के बाद आइए समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखिए, definition of system says like so that system is a set of interrelated and interdependent components which are arranged in orderly manner working together to achieve some common goal and purpose। देखिए, हर एक सिस्टम का एक प्रीडिफाइंड इनपुट होता है जिसको प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट मिलता है। देखिए, सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सवाल ये आता है कि क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये कि अगर एक कंपोनेंट सही तरीके से काम नहीं करता तो पूरा सिस्टम इससे इफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइए कुछ समझते हैं। ये ह्यूमन बॉडी, ये एक सिस्टम है। देखिए, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कई सारे कंपोनेंट से बनी है, जैसे कि आईज, ब्रेन, हैंड्स, लेग्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी और न जाने कई सारे बॉडी पार्ट्स। ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है एंड इंटरडिपेंडेंट भी है। सोचो क्या हो अगर हार्ट यहाँ पे काम नहीं करता सही तरीके से। चलो, हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है भैया, लेकिन लंग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर खराब हो गया,
तो होगा यूं कि ये पूरा सिस्टम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्रिएटर ने कितनी खूबसूरती से एक ऑर्डर में सेट किए हैं। आंखें उसी जगह सही लगती है, नोज उसी जगह पे सही लगता है, लंग्स उसी जगह पे सही है। क्या होता अगर आंखें पीछे दी होती, नोज इधर दिया होता और माउथ पीछे दिया होता? कितना एकदम वियर्ड लगता, इजंट इट? इस सिस्टम का एक कॉमन गोल है, लाइफ सर्वाइविंग, जिंदगी जीना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार है। अब देखिए कार भी कई सारे कंपोनेंट से बना है, जैसे कि स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलेरेटर, इंजन, पूरा उसका बॉडी। ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और इनका एक कॉमन गोल एंड पर्पस है, और वो है अच्छी ड्राइविंग करना। ये कार एक सिस्टम है। सोचो क्या हो अगर ब्रेक फेल हो जाए, ब्रेक सही चल रही है, स्टीयरिंग सही तरीके से काम नहीं करता, तो कार भी एक सिस्टम है। जरा सोचिए इस क्लासरूम के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे जो टीचर है, यहाँ पे जो फैंस है, यहाँ पे जो एसी है, ये बेंचेस, ये बोर्ड, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है, इंटरकनेक्टेड भी है। अगर स्टूडेंट्स है लेकिन टीचर नहीं आया, टीचर आया है स्टूडेंट्स नहीं है, कोई भी कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो ये क्लासरूम सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो सकता। मतलब क्या? मतलब ये क्लासरूम भी एक सिस्टम है। देखिए हर एक सिस्टम एक बड़ी सी सिस्टम का पार्ट होता है। जो बड़ी सिस्टम होती है उसे हम EIS की लैंग्वेज में कहते हैं सुप्रा सिस्टम, और जो सब ऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसे हम कहते हैं सब सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे आइए समझते हैं। देखिए ब्लड सेल को अगर हम सिस्टम माने तो ये जो ब्लड वेन है वो उसका सुप्रा सिस्टम हो जाएगा। अगर हम इस ब्लड वेन को सब सिस्टम माने तो ये जिस हार्ट का पार्ट है वो हार्ट सुप्रा सिस्टम हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इस हार्ट को सब सिस्टम माने तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी जो यहाँ पे है वो एक सुप्रा सिस्टम होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम फिजिकल सिस्टम के बारे में सोचे तो रिलेटिवली लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट फिजिकल सिस्टम, तो वो है ये यूनिवर्स। अब सवाल आता है कि भैया EIS क्या है? तो देखिए इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद हमने ये समझा दैट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम which processes the data and generates the information to the management so that management can take right decisions on right time. ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट सही वक्त पे सही डिसीजन ले पाए। दोस्तों हमने डेटा और इंफॉर्मेशन का रिलेशन तो समझ लिया, लेकिन आइए अब समझते हैं कि आखिरकार डेटा बनता कैसे है, डेटा की हायरार्की क्या है, डेटा के कंपोनेंट्स क्या है। तो ये है हमारा डेटा। आइए देखते हैं कि डेटा में क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी रैक्स हैं, और इन सारी रैक्स में भर भर के फाइल्स हैं। मतलब ये हुआ दैट डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जब कई सारी फाइल्स हम इकट्ठा करते, स्टोर करते हैं, तो पूरा स्टोरेज बन जाता है हमारे लिए डेटा। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई ये फाइल क्या है? देखिए अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हमें उसमें कई सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। सो फाइल मीन्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब सवाल ये आता है कि रिकॉर्ड क्या है? देखिए अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें कोई ना कोई वहां पे राइटिंग मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कोई ना कोई कंटेंट मिलेगा। मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड बनता है कई सारी फील्ड से। यहाँ पे हम देख सकते हैं नेम फील्ड, एड्रेस फील्ड, डेट ऑफ बर्थ फील्ड, कॉन्टैक्ट फील्ड, उसी तरीके से कई सारी फील्ड। तो भैया रिकॉर्ड बनता है कलेक्शन ऑफ कई सारी फील्ड से। फील्ड कैसे बनती है? देखिए हम जब फील्ड की बात करें तो उसमें हम कहीं ना कहीं या तो डालेंगे कोई अल्फाबेट्स, या तो डालेंगे कोई नंबर्स, या डालेंगे कुछ सिंबल्स, या इन्हीं में से किसी का कॉम्बिनेशन। ये अल्फाबेट्स, नंबर्स और ये सारे जो सिंबल्स है उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि फील्ड इज कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स।
So as we have understood that when data is processed we get the information, but now the question is कि जब information process होता है तो उसके बाद क्या? अगर हम information को study करते हैं तो उसके बाद क्या मिलेगा? तो दोस्तों जब हम information को study करते हैं तो हमें मिलेंगे कई सारे patterns जो एक ट्रेंड दिखाएगा, क्या हम अप जा रहे हैं, क्या हम डाउन जा रहे हैं, या हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं नॉलेज। मतलब ये हुआ कि डेटा को स्टडी करते 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 जब हमें कुछ पैटर्न्स मिले तो वहां से ही एक्सट्रैक्ट होता है नॉलेज। मतलब हम डेटा में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। देखिए एक कंपनी था विच वाज मैन्युफैक्चरिंग द कार्स। एक दिन वो एक एनालिस्ट के पास जाता है और कहता है कि भैया ये एक डेटा है, एक फाइल है जिसमें 10,000 कार एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है। भाई जरा इसको स्कैन करके ये तो बता कि आखिरकार इन सारे एक्सीडेंट के होने की वजह क्या है। तो भाई एनालिस्ट ने ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। अब इस डेटा को उसने डिटेल में प्रोसेस किया, डिटेल में एनालाइज किया और उसे मिलती है कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आउट ऑफ दिस 10,000 3,000 कार एक्सीडेंट्स हुए थे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के केयरलेसनेस की वजह से। इसमें से कुछ खास पैटर्न नहीं पता चल रही है। रिमेनिंग 3,000 कार एक्सीडेंट हुए थे कार की सही तरीके से सर्विस या मेंटेनेंस न करवाने की वजह से। लेकिन जब आगे उसने उस डेटा को स्टडी किया तो उसे एक काफी अहम पैटर्न पता चली दैट आउट ऑफ दिस 10,000 3,500 कार एक्सीडेंट्स हुए थे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक फेलियर की वजह से। अगर हम कंपेयर करें 3,500 को 10,000 से, इट्स अ सब्सटेंशियल नंबर। जब उसने और फर्दर डिटेल में इसको स्टडी किया तो उसे एक पैटर्न पता चली, उसे एक बात पता चली दैट आउट ऑफ दिस 3,500 कार एक्सीडेंट्स 3,000 कार्स में ब्रेक एक ही कंपनी ने सप्लाई की थी। जब उसने कंपनी में इसके बारे में इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन किया, तो यह पता चला कि जिस कंपनी ने कार को सप्लाई किया है उसने कॉन्ट्रैक्टेड क्वालिटी से इंफीरियर क्वालिटी सप्लाई की थी। यह पैटर्न एक नॉलेज है। और जब यह जानकारी कंपनी को दी गई, कंपनी ने उस ब्रेक सप्लाइंग कंपनी के ऊपर एक्शन लिया। तो दोस्तों देखो, हमने यह जाना कि कैसे डेटा को स्टडी करके हम एक नॉलेज, एक पैटर्न, एक ट्रेंड को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, डेटा में से नॉलेज निकालना इट इज एनालॉगस टू गोल्ड माइनिंग। जैसे प्लेनेट अर्थ में से सॉइल निकाल के उसको माइनिंग करके गोल्ड निकाला जाता है, उसी तरीके से डेटा को प्रोसेस करके नॉलेज निकाली जाती है। देखिए, सॉइल को सबसे पहले एक गर्म भट्टे में एक स्लोपी एरिया में रखा जाता है। जैसे ही वो हिटिंग वाला पॉइंट अपने टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जो गोल्ड जैसी मेटल होगी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और एक मिट्टी के घड़े में स्टोर हो जाएगी। जब वो ठंडा हो जाता है तब मिट्टी का घड़ा तोड़ा जाता है और मिलता है गोल्ड। नहीं, यहां पे मिलता है इम्प्योर गोल्ड। अरे भाई, जब हिट दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही मेल्ट नहीं होगा, उसके साथ कई सारे और भी मेटल मेल्ट होके उसके साथ मिल जाएंगे। अब इस इम्प्योर गोल्ड को आगे फर्दर केमिकल प्रोसेस करके जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको निकाला जाता है। और भैया, जब एक बार ये हो जाए तब हमें मिलता है शुद्ध 24 कैरेट्स का सोना, जैसे कि हमको डेटा में से नॉलेज मिलता है। प्लेनेट अर्थ की सॉइल में से गोल्ड निकालना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गोल्ड माइनिंग। उसी तरीके से डेटा में से जब हम नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा माइनिंग। देखिए, रिसर्च करने के लिए इस डेटा माइनिंग की टेक्निक को यूज किया जाता है। जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चनर के जरिए या ऑनलाइन इन्विटेशन के जरिए लोगों से कई सारा डेटा इकट्ठा करता है। फिर उसको जब भी टाइम मिलता है अच्छी तरीके से स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकालता है। उस इंफॉर्मेशन को और भी गौर से स्टडी करके कुछ पैटर्न निकालता है और कुछ इन्वेंशन करता है। देखिए, बहुत दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लिंक था कि अगर कोई बंदा डार्क चॉकलेट ज्यादा खाता है तो उसके हार्ट डिसीज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए, कई सारे लोगों के डेटा को स्कैन करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि भैया, डार्क चॉकलेट खाने से हार्ट डिसीज की जो रिस्क होती है उसको कम किया जा सकता है। जो लोगों का चॉकलेट खाने का और हार्ट के कंडीशन का जो भी रिकॉर्ड था वो डेटा हुआ और जो लास्ट में कंक्लूजन निकला
वो था नॉलेज, और जो एंटायर प्रोसेस थी उसे ही कहते हैं डेटा माइनिंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ EIS. ओके, सो द टाइप्स ऑफ EIS कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू दिस टू टाइप्स. The first one is on the basis of integration, and the second type is on the basis of human intervention. On the basis of integration, it can furthermore be categorized into the two subparts. The first one is non-integrated EIS, and the second is integrated EIS. And on the basis of the human intervention, it can be categorized into the manual EIS, and the second one is automated EIS. समझते हैं इसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एग्जाम्पल के जरिए. देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट. अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो इस फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होगा, अपना खुद का इंडिपेंडेंट डेटाबेस होगा. उसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका खुद का सॉफ्टवेयर, उसका खुद का डेटाबेस. उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन सभी के भी अपने खुद के सॉफ्टवेयर्स एंड अपने खुद के डेटाबेसेस. यहाँ पे ध्यान रखने की ये बात है कि ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेसेस है वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है. ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अपने खुद के डिफरेंट डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. अब इससे होगा क्या? देखिए, सबसे पहली यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी डेटा रिडंडेंसी. भैया क्या होता है? इसका मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन. मतलब जो डेटा एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में एंटर हो गया है वही दोबारा रिपीट होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वही दोबारा रिपीट हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. कैसे? एग्जाम्पल के जरिए देखिए, सेल्स जनरली कंसर्न होता है, रिलेटेड होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से. अब एक बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने सॉफ्टवेयर में डेटा डाल देगा, लेकिन ध्यान रखिए वो डेटा अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं हुआ. तो क्या होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा, अरे भैया वो सेल्स का डेटा मुझे दे दे ताकि मैं मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसको एंटर करूं. तो ऑलरेडी यहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डेटा एंटर हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा वही का वही डेटा यहां पे एंटर होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में. उसी तरीके से सैलरी, जो ऑलरेडी डेटा HR डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में अपडेट हो चुका है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसे दोबारा रिपीट करेगा. उसी तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल का परचेस जो एक बार पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसे दोबारा रिकॉर्ड करेगा. तो यह है डेटा रिडंडेंसी. ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है. हम देखते हैं कि हर बार यहाँ पे डेटा का जो रिकॉर्डिंग है, ट्रांजैक्शन है, वो बार बार रिपीट होता जाता है, तो भैया ये तो बहुत टाइम लेता है. थर्ड सबसे बड़ी यहाँ पे लिमिटेशन है वो है कम्युनिकेशन गैप. देखिए, अभी हमने समझा ये कि मार्केटिंग का डेटा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट यूज करेगा. क्या हो अगर डेटा एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट में एंटर हो गया है, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उसको अपडेट कर दिया, भैया कुछ सेल्स रिटर्न हुआ, कुछ डिस्काउंट एडिशनल हो गए, कुछ बैड डेट हो गई. जब तक मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट नहीं करता, तब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डेटा सेम नहीं रहेगा. उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे ईगो क्लैशेस. कभी कभार यह हो सकता है कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर के पास जाए और डेटा को रिक्वेस्ट करे, डेटा मांगे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला भाई साहब ये कह सकता है, देख भाई अभी टाइम नहीं है, अभी अपन बिजी है. तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर सोचेगा, अच्छा भाई टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, जब सैलरी लेने के लिए आएगा तो मैं ही यही डायलॉग तेरे से रिपीट करूंगा. तो देखिए, एक नॉन इंटीग्रेटेड, मैं यूं कहूंगा नॉन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होने की वजह से वहां पे कई सारे लिमिटेशंस हैं और वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. तो दोस्तों, हमने ये देखा कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अपने सारे कई सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन थैंक गॉड कुछ सालों पहले इस दुनिया ने एक अच्छा सा इन्वेंशन किया और वो था नेटवर्क. देखिए, नेटवर्क की वजह से ये हुआ कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है. दो अलग अलग डिवाइसेस, चाहे वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे ही क्यों ना हो, उसको आपस में जोड़ा जा सकता है. तो अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो मेनी सॉफ्टवेयर्स फॉर the departments,
अब एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर होगा और उस कॉमन सॉफ्टवेयर का एक कॉमन डेटाबेस होगा। तो होगा यू कि सारे के सारे डेटा को दोबारा अलग अलग सॉफ्टवेयर में एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक बार सेल्स का डेटा इस कॉमन सॉफ्टवेयर से कॉमन डेटाबेस में डाल दिया, तो वही डेटा फिनेंस डिपार्टमेंट वाले पर्सन्स उसको उठा के एक्सेस कर सकते हैं। उनको दोबारा रीप्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। एक बार सैलरी को एचआर डिपार्टमेंट ने इस कॉमन सॉफ्टवेयर थ्रू प्रोसेस करके डेटाबेस में डाल दिया, वही सैलरी का डेटा फिनेंस डिपार्टमेंट यूज कर सकता है। उसको दोबारा री एंटर करने की जरूरत नहीं। कितना वंडरफुल इंटीग्रेशन है। जब ऐसा कोई मैकेनिज्म मिलता है कि कई सारे कंप्यूटर्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस एक कॉमन डेटाबेस थ्रू कनेक्टेड है, इसे ही कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम या इंटीग्रेटेड ईआईएस। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यही इंटीग्रेटेड ईआईएस को हम कहते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। नाम तो जरूर सुना होगा। अब कुछ लोग यहां पे एक सवाल करते हैं कि भाई अगर सब लोग इस कॉमन डेटाबेस में एंट्री करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या यहां पे हर कोई सब कुछ नहीं देख सकता? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इस कॉमन डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए लगा होगा सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल। अरे भाई ये क्या होता है? देखिए इसमें ऐसा मैकेनिज्म आईडी पासवर्ड थ्रू जनरेट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है। ये पूरा एनक्रिप्टेड रहता है कि एक बंदा सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जितना उसको अथॉरिटी दिया है। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है, जो पर्सन है, वो सिर्फ उतना ही एक्सेस कर पाएगा जितना कि उसको राइट मिला है। मींस finance department personnel cannot see the data of marketing people cannot see the data of other departments. They can see and verify only those things जितना कि उनको एक्सेस दिया गया है। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। देखिए हमने भी ऐसे सिस्टम को देखा है। कैसे? हम जब amazon.in पे कुछ चीजें खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास होता है हमारा कस्टमर आईडी एंड पासवर्ड। देखिए उस Amazon के डेटाबेस में कई सारे डेटा होते हैं। सप्लायर के डेटा होते हैं, सप्लायर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कई सारे अदर कस्टमर की डिटेल भी होती है, लेकिन आप सिर्फ उतना ही एक्सेस कर पाओगे जितने अपने आईडी पासवर्ड से एक्सेस दिया गया है। हम दूसरे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते, हम दूसरे सप्लायर की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। हम amazon.in के अकाउंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। दोस्तों amazon.in एक इंटीग्रेटेड ईआईएस है। ऐसे कई सारे और भी इंटीग्रेटेड ईआईएस के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर हम बैंक को देखें तो हमने यह महसूस किया है कि हम किसी भी जगह से अगर एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं और अगर हमको हमारा लेजर किसी और जगह से देखना है कि भैया बैलेंस कितना है, तो हर जगह पे हमको बैलेंस सेम मिलेगा। एक जगह से पैसा विड्रॉ, एक जगह से ट्रांजैक्शन, और पूरे ब्रांचेस में उसका अपडेट होगा। कैसे हुआ ये होता है इसी कॉमन डेटाबेस की वजह से। तो बैंकिंग एक इंटीग्रेटेड ईआईएस है, या यूं कहूं दोस्तों यही ईआरपी है। उस तरीके से ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील जैसे ई कमर्शियल वेबसाइट है वो इंटीग्रेटेड ईआईएस यानी कि ईआरपी है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट, उसी तरीके से स्कूल या यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट एंड टीचर्स की इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जहां पे टीचर्स एंड स्टूडेंट को डिफरेंट आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है, जो सब कुछ एक ही कॉमन डेटाबेस में सेव रहता है, वो भी एक इंटीग्रेटेड ईआईएस है। देखिए अब सवाल ये आता है कि इस इंटीग्रेटेड ईआईएस यानी कि ईआरपी के फीचर्स क्या है। तो आइए जल्दी से उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है कॉमन डेटाबेस एंड कॉमन सिस्टम, जो हमने समझ लिया। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अरे भाई ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होता है? देखिए जब कोई ग्लोबल हम ये कहेंगे कि जियोग्राफिकल बैरियर्स नहीं रहते, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने से जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, अगर वहां से उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। जैसे कि बैंक, हम कहीं से भी पैसा विड्रॉ करें ये एक्सेसिबल है। उसके बाद रियल टाइम प्रोसेसिंग। अरे भाई ये क्या होता है? जैसे ट्रांजैक्शन हुआ सेम टाइम प्रोसेस होता है भैया, एक सेकंड का भी लैग नहीं रहता। देखिए बैंकिंग में जैसे ही हमने पैसे विड्रॉ किए, नेक्स्ट सेकंड हमारे मोबाइल फोन पे मैसेज आ जाता है कि भैया तुम्हारा पैसा इतना डिडक्ट हो गया है और आपका बैलेंस इतना है।
ये होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। द नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल। मतलब ये हुआ कि इवन दो ऑल द डेटास आर स्टोर्ड at the same common database, but still the people and the users cannot see the data of each other. एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स मैनेजर अगर है तो वो परचेस मैनेजर का इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता एंड परचेस मैनेजर सेल्स मैनेजर का इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कि देखिए भैया ये इतना इंटीग्रेटेड है कि पूरे के पूरे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। तो भैया ऐसे EIS की डेवलपमेंट आसान नहीं होती, कड़ा और काफी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चाहिए और उसके साथ चाहिए काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये थे हमारे नॉन इंटीग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। ERP स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ ERP प्लान्स रिसोर्सेज। देखिए हमने ये तो जाना कि भाई ERP क्या होता है, लेकिन भाई प्लानिंग कैसे करते हैं रिसोर्सेज की। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग थ्रू एन एग्जाम्पल। देखिए कंपनी था, उस कंपनी का मेन जो काम था वो था कार मैन्युफैक्चरिंग। अब कार मैन्युफैक्चरिंग में उसके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था। जो भी कार्स ये मैन्युफैक्चर करता था वो सबसे पहले जाती थी वेयरहाउस में, वेयरहाउस के बाद वो ट्रांसफर होती थी होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से ये जाती थी शोरूम ओनर के पास, और भैया शोरूम ओनर के पास से ये जाती थी कंज्यूमर के पास। जैसे जैसे कस्टमर ऑर्डर देते जाते थे वहां से कार्स रिलीज होती जाती थी। अब हम ये मान लेते हैं कि भैया हमारी इस कंपनी के पास कोई ERP है ही नहीं, मतलब ये जितने भी हम यहाँ पे बीच वाले स्टेप्स देख रहे हैं वो आपस में सिंक्ड नहीं है, आपस में लिंक्ड नहीं है, आपस में यूं कहूं तो इंटीग्रेटेड नहीं है। मतलब एट अ टाइम हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता कि अभी होलसेलर के पास कार्स का कितना स्टॉक अवेलेबल है, शोरूम में ऑल ओवर इंडिया कार्स का कितना स्टॉक अवेलेबल है। इससे होगा क्या, मान लीजिए ये कंपनी सिर्फ वेयरहाउस को देखे और उसको पता चले कि भैया वेयरहाउस में अभी काफी कम कार्स खड़ी है, तो उसके दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा कि भैया मेरे वेयरहाउस में कार्स नहीं है, सारी की सारी कार्स बिक चुकी है, चलिए एक और लॉट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी इंप्रेशन में हमारी इस प्यारी सी कंपनी ने एक और 3 लाख कार्स का एक और लॉट प्रोड्यूस कर दिया, बिना देखे कि होलसेलर के पास अभी कितनी कार्स पड़ी है, शोरूम में कितनी कार पड़ी है। सच्चाई ये थी दोस्तों कि वेयरहाउस में कार्स नहीं थी, लेकिन होलसेलर के पास अभी भी कुछ लॉट पेंडिंग पड़ा था, शोरूम में तो कार भर भर के पड़ी थी, मतलब ये लॉट अभी कंज्यूमर के पास नहीं गया था। और इसी चक्कर में बिना ये देखे कि कहां कितनी गाड़ियां पड़ी है, हमारी कंपनी ने एक और लॉट प्रोड्यूस कर दिया। मानिए इस लॉट को निकालने के लिए कंपनी ने बहुत 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 एफर्ट्स किए, लेकिन कुछ काम में नहीं आया। एक दिन तो ऐसा है भाई कि उसने सारी की सारी कार्स लॉस में बेचनी पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ लॉट्स को वो मार्केट में रिलीज नहीं कर सका, क्योंकि वो फेल हो गया था कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर के पास कितनी गाड़ियां पहुंची है, और वेयरहाउस और जो बीच वाले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से वहां पे कितनी कार थी। और इसकी वजह से पूरी जो कंपनी थी वो बंद हो गई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैन्युअल EIS एंड ऑटोमेटेड EIS। देखिए मैन्युअल EIS में हम मशीन का यूज नहीं करते, यहां पे ज्यादातर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटरवेंशन से ही होता है, सब इंसान करता है। और ऑटोमेटेड EIS में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं मशीन को डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग को हम यहां पे 2 तरीके से प्रोसेस करवा सकते हैं। फर्स्ट, अकाउंटेंट खुद मैन्युअली भी अकाउंटिंग को कर सकता है, वो मैन्युअली जर्नल एंट्री पास करेगा, जर्नल एंट्री किसी पेपर में पास करके मैन्युअली ही उसको पोस्टिंग करवाएगा, मैन्युअली ही ईयर एंड पे सारे लेजर को डेबिट क्रेडिट टोटल करके उसका बैलेंस निकालेगा, मैन्युअली ही ये सारे का सारा चीज ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस से वो बनाएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन क्या हो अगर इसी अकाउंटिंग को हम किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए करें तो यहां पे ये होगा कि अकाउंटेंट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन ध्यान रखिए यहां पे जो लेजर्स क्रिएट किए गए होंगे वहां पे ग्रुपिंग का मैपिंग सही तरीके से होना चाहिए। मतलब अगर लेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है
तो मैपिंग भी P&L के ग्रुपिंग से ही होना चाहिए। ये ग्रुपिंग क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट बट इन चैप्टर नंबर 2। देखिए यहां पे क्या होगा, अकाउंटेंट सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास करेगा और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोसेस करके बाकी के सारे स्टेप्स बना देगा। मतलब लेजर की पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेजर के बैलेंसेस भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे, और भैया ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो ये था automated EIS. Generally people understand that BPA and automated EIS both are one and same, but actually that's not the case. They're altogether different. How? Let's understand this. देखिए ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि BPA क्या होता है। देखिए BPA का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। मतलब ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिजनेस प्रोसेस मैन्युअली रन हो रही है और उसमें मशीन का यूज करके अगर उसको ऑटोमेटिक बनाया जाए तो उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं भैया बीपीए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस के लिए मैनुअल शीट्स यूज कर रहे हैं and suddenly organization thinks like, oh god, it is too obsolete, now we should move towards the biometric machines। जब उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल कर दिया तो हर एक एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अटेंडेंस देता है वो अब मैनुअल शीट पे नहीं होगा, आते ही वो अपना थंब इंप्रेशन उस मशीन पे लगाएगा और भैया उनकी हाजिरी रिकॉर्ड हो जाएगी। सो दैट इज बीपीए। और ध्यान रखिए कि जो प्रोसेस ऑटोमेटेड हुई है वही होता है ऑटोमेटेड प्रोसेस। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसे इसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट कर दिया जाए तभी बनता है एक पावरफुल ऑटोमेटेड EIS। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ एन ऑटोमेटेड EIS इज कंस्ट्रक्टेड। तो देखिए जनरली EIS जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ द बेसिक एलिमेंट, द रूट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग कोड। प्रोग्रामिंग कोड से ही EIS बनता है। जब कई सारे प्रोग्रामिंग कोड्स आपस में मिल जाते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, तो ये बनाती है एक एप्लीकेशन। देखिए हमने कई सारी एप्लीकेशंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि कैलकुलेटर एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एक एप्लीकेशन है, बजट एप्लीकेशन है, ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब ये सारी एप्लीकेशन आपस में घुल मिल जाती है तब ये बनाती है एक पावरफुल सिस्टम मॉड्यूल। देखिए हमने देखा होगा कि एक बड़ी सी ERP में कई सारे मॉड्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं जो आपस में कॉमन सॉफ्टवेयर एंड कॉमन डेटाबेस की वजह से लिंक्ड होते हैं। जैसे कि ये है फिनेंस मॉड्यूल, प्रोडक्शन मॉड्यूल, मार्केटिंग मॉड्यूल, HR मॉड्यूल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल, CRM मॉड्यूल, SCM मॉड्यूल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब ये सारे मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं तब ये बनाता है एक पावरफुल सिस्टम, पावरफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशन को फ्लो करता है, सारे ऑपरेशन को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूज करती है सॉफ्टवेयर को, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर सफिशिएंट नहीं है भैया, इसके साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूज करती है कई सारे पावरफुल हार्डवेयर्स को। ये हार्डवेयर की वजह से ही सारा डेटा स्टोर होता है, सारा डेटा प्रोसेस होता है और कई सारी चीजें, कई सारी ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ बिना रुके, बिना थके, बिना हारे चलती रहती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कई सारी ब्रांचेस है जो पूरे अक्रॉस द ग्लोब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो सारे के सारे ब्रांचेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए चाहिए नेटवर्क। तो दोस्तों सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं, हार्डवेयर एंड नेटवर्क भी EIS के काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ऑटोमेटेड EIS में BPA के जरिए हम बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अब बिजनेस प्रोसेस क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो हम ये समझते हैं कि इट इज नथिंग बट जस्ट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन ये जरूरी नहीं। हमारे सब्जेक्ट के लिए ये जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं,
यहाँ पे हम नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो कई सारी एक्टिविटीज से बनता है, कई सारी बिजनेस प्रोसेसेस से बनता है। जैसे कि ये बनता है प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से, फिनेंस से, एचआर से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, और ऐसी कई सारी और बिजनेस प्रोसेसेस से। ये जो बिजनेस प्रोसेसेस अभी हम देख रहे हैं ये भी बनती है कई सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज से। एग्जांपल के तौर पे भैया ये जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है या ये जो फाइनेंस बिजनेस प्रोसेस है ये बनता है कई सारी एक्टिविटी, जैसे कि टैक्सेशन से, अकाउंटिंग से, ऑडिट, बजट, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऐसी कई सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज से। इस बेसिक एक्टिविटीज को भी हम आगे डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग जो हमारी एक्टिविटी है, इट कैन फर्दर बी डिकम्पोज्ड इनटू जर्नल प्रोसेस, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस and financial statements like trading account, profit and loss account and balance sheet. So basically business is nothing but a set of business processes, and business processes means set of activities which have common goal and purpose. तो भाई business में कई सारे business processes हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O2C मतलब order to cash, मतलब जब कस्टमर ऑर्डर देता है वहां से लेके जब कस्टमर उस ऑर्डर का पेमेंट करता है वो सारे के सारे स्टेप्स ऑर्डर टू कैश में आते हैं। P2P मतलब परचेज टू पेमेंट, मतलब जब कोई बंदा सप्लायर को रॉ मटेरियल या किसी और चीज के लिए परचेज का ऑर्डर देता है, वहां से लेके जब वो पे करता है वो सारे के सारे स्टेप्स यहां पे आएंगे। इसी तरह से अकाउंटिंग एक बिजनेस प्रोसेस है, देन प्रोडक्शन, बजट, फिनांस, कस्टमर ऑर्डर, अरे भैया यहां तक कि जो अटेंडेंस ली जाती है एम्प्लॉइज की वो भी एक बिजनेस process है। So now the business processes can be categorized into these three parts. The first one is operational processes, second one is supporting processes, and the third one is management processes. Then now let's understand what is operational processes. Just try to see what we can see over here. देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्डर के बेस पे परचेस कर रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए भैया कितने सारे लोग काम कर रहे हैं और उस ऑर्डर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रहा है, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहा है। जरा गौर से देखिए ये सारी काफी कोर बिजनेस प्रोसेसेस हैं जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस बनाए रखता है। देखिए ये सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ पे ऑपरेशनल प्रोसेसेस मानी जाती है। जो प्रोसेसेस बिजनेस की कोर प्रोसेसेस है जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता, उन सारी प्रोसेसेस को हम ऑपरेशनल प्रोसेसेस कहते हैं। दिस प्रोसेसेस ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स बाय हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। देखिए ये प्रोसेसेस डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड होती है। ये सारी प्रोसेसेस आखिरकार काम कैसे करती है, इनको सपोर्ट कौन करता है? इन्हें सपोर्ट करता है ये सारे पिलर्स। कौन से ये पिलर्स? अकाउंटिंग, HRM, वर्क सेफ्टी, कस्टमर केयर। ये वो सारी प्रोसेसेस है जो कोर प्रोसेसेस को, ऑपरेशनल प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है, बैक करती है। अगर ये सारे पिलर्स ना हो तो ये ऑपरेशनल प्रोसेस सही तरीके से काम नहीं कर सकती। मतलब ये हुआ कि जो कोर प्रोसेसेस को सपोर्ट करे उसे ही सपोर्टिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। एक बात यहां पे ये ध्यान में रखने जैसी है कि ये जो सपोर्टिंग प्रोसेसेस है, इवन दो दे आर बैकिंग टू द ऑपरेशनल प्रोसेसेस, लेकिन ये डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट नहीं करती, डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड नहीं है। हालांकि ऑपरेशनल प्रोसेसेस डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड होती है, अब चाहे ऑपरेशनल प्रोसेसेस हो या सपोर्टिंग प्रोसेसेस। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज मॉनिटरिंग ऑल दिस? देखिए ये सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है ये ऑफिस, और ये है मैनेजमेंट ऑफिस। देखिए इस मैनेजमेंट का काम होता है ऐसी कई सारी प्रोसेसेस को डिजाइन करना, उसे इंप्लीमेंट करना, उसे मेजर करना, उसे मॉनिटर करना
और उसे कंट्रोल करना। तो वो सारी प्रोसेसेस जो मैनेजमेंट करता है, डिजाइन, कंट्रोल, मॉनिटर, मेजर, इन सारी प्रोसेसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेसेस। एग्जांपल के तौर पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। गवर्नेंस मतलब कई सारे रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये मैनेजमेंट प्रोसेस है। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग, उसी तरीके से कंट्रोल एक्टिविटीज, ऑडिटिंग, ये सारी एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस फॉल in the management processes. So now let's understand what is business process cycle. देखिए business process cycle में हम ये समझने वाले हैं कि हम कोई भी business process को ले ले, वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं होता। ऐसे अभी हमने पढ़ा कि it is the set of so many activities और सब एक्टिविटीज। तो जब उन सारी एक्टिविटीज के स्टेप्स को शुरू से लेके एंड तक जोड़ दे तो उस एंटायर सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम कहते हैं एंटायर साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें यह पूछा जाए दैट राइट डाउन द शॉर्ट नोट अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल, तो क्या लिखेंगे? तो जरा ये सोचो कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कितने कितने स्टेप्स आते हैं। शुरू करते हैं। देखिए अभी हमने समझा कि ये शुरू होता है जर्नल एंट्री से, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, सर्टेन एडजस्टमेंट एंड देन फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जर्नल एंट्री से शुरू होके फिनेंशियल स्टेटमेंट तक ये सारे स्टेप्स अगर हम मिला दे तो ये बनता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस साइकिल। तो भैया अकाउंटिंग साइकिल की तरह ही आइए पढ़ते हैं व्हाट इज O2C साइकिल। देखिए O2C का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश साइकिल। देखिए ऑर्डर टू कैश साइकिल का मतलब ये होता है कि जब कस्टमर किसी भी गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए ऑर्डर देता है, वहां से लेके जब वो पेमेंट करता है, वो सारे के सारे स्टेप्स हमारे इस ऑर्डर टू कैश साइकिल में आएंगे। देखिए एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखने जैसी है कि ऑर्डर टू कैश साइकिल जस्ट नॉट ओनली अप्लाई टू द गुड्स बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू द सर्विसेज एज वेल। तो चाहे कस्टमर सर्विस देता है या गुड्स का ऑर्डर देता है, ऑर्डर टू कैश साइकिल के स्टेप्स वहां पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। देखिए इस ऑर्डर टू कैश साइकिल के स्टेप्स कौन कौन से हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखिए भैया एक बंदा था मिस्टर मुन्ना भाई। अब मुन्ना भाई को एक टीवी खरीदना था एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू द ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑफ मिस्टर सर्किट। वो वहां जाता है और सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर, ये ऑर्डर टू कैश साइकिल का सबसे पहला स्टेप है। एक बार जब ऑर्डर टू कैश साइकिल में ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो जो अपना सेलर होता है वो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उस गुड्स को पैक करता है, उस सर्विस को रेंडर करता है और इस स्टेप को यहाँ पे कहा जाता है ऑर्डर फुलफिलमेंट। एक बार जैसे ऑर्डर तैयार हो जाता है, सब पैकिंग वगैरह जो कुछ भी करना है वो हो जाता है, तब वहां से होती है डिलीवरी टू द कस्टमर। डिलीवरी के लिए या तो आप इनडायरेक्ट वे भी यूज कर सकते हैं या फिर अपना खुद का डिलीवरी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं। एक बार डिलीवरी हो जाए गुड्स की, उसके बाद सेलर कस्टमर को देगा इनवॉइस। इनवॉइस हम सब जानते हैं। देखिए जब हम किसी गुड्स को बाय करते हैं तो हमें मिलता है सेल्स इनवॉइस, गुड्स का इनवॉइस जिसको हम सेल्स बिल के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम कोई सर्विस बाय करते हैं तो जो सेलर होगा वो हमें देगा सर्विस का इनवॉइस। एक बार इनवॉइस कस्टमर के पास चला जाए, वो ये कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि भाई जो डिटेल्स उसने ऑर्डर की है क्या उसी हिसाब से उसको मिली है या नहीं मिली है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है डिलीवरी से तब वो देता है पेमेंट। सो द नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज द कलेक्शन। यहां पे सेलर कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है। देखिए ये कैश में भी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर में भी हो सकता है, और आज तो गूगल पे भी आ गया भैया, उससे भी हो सकता है। कई सारे मेथड्स यहां पे अवेलेबल है। और एक बार कैश यहां पे आ गया तब हमारा जो सेलर है मिस्टर सर्किट यहां पे वो उसकी अपने अकाउंटिंग लेजर बुक में एंट्री करेगा। दैट मींस द नेक्स्ट स्टेप इज अकाउंटिंग। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहां पे सबसे पहले आपको ये समझाना है दैट व्हाट इज ऑर्डर टू कैश साइकिल। सो इट इज a business process which includes the set of so many business processes that involve receiving
and fulfilling customer requests for goods and services. ये समझाने के बाद हमें समझाना है ये सारे steps. Which are those steps? Let's revise once again. It is customer order, order fulfillment, delivery, invoicing, collection and accounting. So now let's understand what is HRM cycle. HRM means human resource management. Over here we need to learn these 2 points. The first one is what is definition of human resources management, and the second is what are the functions and the steps involved in this process cycle. So basically human resource management can be defined as a process of procuring, developing and maintaining competent human resources in the organization so that the goals of the organization are achieved in effective and efficient manner. मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी ह्यूमन पर्सोनल, जो भी एम्प्लॉइज, जो भी लेबर्स हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किए हैं, उसे इस तरीके से मेंटेन कीजिए, इस तरीके से मॉनिटर कीजिए, इस तरीके से डेवलप कीजिए कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए. ये एक सपोर्टिंग प्रोसेस है, जैसे हमने कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस में पढ़ा था. लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रोसेस साइकिल के स्टेप्स क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस एग्जांपल. देखिए एक मिस्टर स्कॉलर था, उसने अच्छी तरीके से सीए पास कर लिया और सीए पास करने के बाद ही वांटेड टू जॉइन अ कंपनी फॉर अ जॉब. तो वो एक कंपनी में जाता है, वहां पे इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू देने के बाद कंपनी उसको रिक्रूट कर लेती है. देखिए रिक्रूटमेंट जो है वो बिजनेस प्रोसेस, जो हमारी ये एचआरएम प्रोसेस है, उसका ही एक स्टेप है. तो सबसे पहले एचआरएम में दोस्तों होगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग. एक बार मिस्टर स्कॉलर उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गए, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उसे समझाएगा, देख भाई तेरा रोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, तुझे क्या करना है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तेरी पावर क्या रहेगी, तेरे को क्या करना है, तुझे किसे रिपोर्ट करना है, कितने लिमिट में होकर तुझे काम करना है. ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को समझाएगा जो अभी अभी रिक्रूट हुआ है. सो द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस प्रोसेस इज द गोल सेटिंग्स. थर्ड, एक बार गोल सेट हो गया उसके बाद थर्ड आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखिए जो भी रोल असाइन किया गया है इस बंदे को, मिस्टर स्कॉलर को, वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसे कैसे निभाया जाएगा, उसके बारे में कई सारी स्किल्स उस बंदे को दी जाएगी. जैसे कि देखिए हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो हमें पहले से ही पता हो. तो भैया काम शुरू करने से पहले, प्रोजेक्ट असाइन होने से पहले कंपनी हमें उसकी ट्रेनिंग देगा कि देखिए ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करना है, आपको सिर्फ इसका इतना ही यूज करना है, हमारे कंपनी के प्रोटोकॉल्स ये है, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म, कई सारी बातों का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा. सो द थर्ड पॉइंट ओवर हियर इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की. देखिए ये हम सभी को पता है और हम सब इसे लाइक करते हैं, एंड दैट इज नन अदर देन सैलरी. दैट मीन्स कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स. देखिए हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी सैलरी, रिवॉर्ड और कई सारे ऐसे परक्विजिट्स कैलकुलेट करके हमारे अकाउंट में डालेगा. So the next step of this process is compensation and benefits. उसके बाद है performance management. देखिए performance management में एम्प्लॉय कहाँ स्टैंड करता है वो देखा जाएगा. जब वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ था वहां से क्या वो अप गया है या डाउन हुआ है. देखिए जरूरी नहीं कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो वहां से बंदा अप ही जाएगा. अरे भैया अगर गलत सोबत होगी तो वहां से नीचे भी आ सकता है. तो कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन विल ओवरसी वेयर द एम्प्लॉइज आर स्टैंडिंग और उसी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेस पे, अप्रेजल के बेस पे उसका प्रमोशन और कई सारे और रोल्स डिसाइड हो गए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. आफ्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट द नेक्स्ट वन इज द करियर डेवलपमेंट. देखिए जो हमारे मिस्टर स्कॉलर हैं इस एग्जाम्पल में इतना अच्छा परफॉर्म किए कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसीजन लिया क्यों ना अब उसको प्रमोट किया जाए, क्यों ना उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाए, और हाँ भाई उसके साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगा. देखिए करियर डेवलपमेंट जो है इसका मतलब ये हुआ कि बंदे को नए नए अपवर्ड
रोल्स असाइन करना, उसको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उसमें और भी नई नई सारे स्किल्स को अप करना, ताकि वो अपना जो टास्क है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड आफ्टर करियर डेवलपमेंट द लास्ट वन इज द लीडरशिप डेवलपमेंट। देखिए, एक बार बंदा अपने आप को प्रूव कर लेता है, हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर स्कॉलर ने इतना शिद्दत से, इतनी अच्छी तरीके से काम किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन का हीरो हो गया, और फिर ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि भाई ये बंदा अब सिर्फ मैनेजमेंट लेवल तक ही काम करने के काबिल नहीं, इसे और भी आगे बढ़ाते हैं, आइए अब उसको हम स्ट्रैटेजी मेकिंग का पार्ट बनाते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, आइए हम उसको स्ट्रैटेजी मेकिंग का पार्ट बनाता है। तो ध्यान रखिए, जब बंदा स्ट्रैटेजी मेकिंग का पार्ट बनता है, मीन्स वो अब खुद वो रूल्स, खुद पॉलिसीज, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है, तो वो बन जाता है लीडर। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीडरशिप को भी इतना ही इंपॉर्टेंस देता है, एंड लीडरशिप डेवलपमेंट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स, वन ऑफ द स्टेप्स, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ HRM साइकिल। नाउ द नेक्स्ट साइकिल इज द बजटिंग साइकिल। देखिए, बजटिंग के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा, चाहे हम हमारे एजुकेशन को प्लान करें, घर में कोई मैरिज को प्लान करें, हमको सबसे पहले ये प्लान करना पड़ता है कि मनी कहाँ से आएगी और कहाँ कहाँ ये एक्सपेंड होने वाली है। तो दोस्तों, जब हम किसी फ्यूचर प्लान को फॉर्मली प्लान करते हैं तो वही होता है बजटिंग। लेकिन आखिरकार इस डेफिनेशन को लिखेंगे कैसे? देखिए, बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज बाय एस्टैब्लिशिंग performance goals and putting them into a formal plan. In other words, budgeting is the process of making financial goals for a company and creating a plan to achieve those goals. तो फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं वो प्लान पहले से ही बना लो, ताकि हम हमारे जो गोल्स है उसको अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। देखिए, अब सवाल ये आता है कि इस बजटिंग साइकिल में कौन कौन से फंक्शंस होंगे, कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। देखिए, एक बार एक कंपनी था, एम्बिशियस कंपनी। इस कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम मिडिल क्लास लोगों को एक ऐसी कार दी जाए जो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में ही बनती है। तो ये उसका एक ड्रीम था, एक एम्बिशन था, जिसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं विजन। तो सबसे पहले कोई भी प्लान बनाने से पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट से आप क्या अचीव करना चाहते हो। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटिंग साइकिल इज विजन। देखिए, एक बार विजन देख लिया, लेकिन अगर उसको पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो विजन देखना कुछ काम का नहीं है। देखिए भाई, सपने देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सपनों को देखने के बाद उसे अचीव करने की मेहनत करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेटेजिक प्लान। देखिए, इस 1 लाख रुपए की कार को बनाने के लिए इस कंपनी को कई सारा प्लानिंग करना होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल्स क्या रहेंगे, गाड़ी का डिजाइन कैसा कैसा रहेगा, कॉस्ट कटिंग कहां कहां रहेगा, कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, लेबर फोर्स क्या क्या लगेगी, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करनी है, इंजन कैसा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर जब हम गाड़ियां देखते हैं तो वो अपने व्हील पे 4 नट एंड बोल्ट्स यूज करते हैं व्हील को फिक्स करने के लिए, लेकिन इस कंपनी ने ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाया कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, दैट इंस्टेड ऑफ 4 नट एंड बोल्ट्स वी आर गोइंग फॉर ओनली 3। उससे भी काम बनेगा और गाड़ी की मजबूती भी रहेगी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक बार बन जाए, उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज द बिजनेस गोल। देखिए, बिजनेस गोल एक ये प्रोसेस होता है जहां पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जहां पे हम जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसे अलग अलग टाइम फेज वाइज हम हमारे गोल्स को सेट करते हैं। जैसे कि इस साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इस साल को अचीव करने के लिए हम इस मंथ में क्या अचीव करेंगे, और इस मंथ की प्रोजेक्शन को अचीव करने के लिए, उसके गोल को, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें इस वीक में कितना काम करना पड़ेगा। ये सारा काफी बारीकी से प्लान करना पड़ेगा। एक बार हमारे ईयर वाइज और मंथ वाइज बिजनेस गोल सेट हो जाए, उसके बाद हम निकालेंगे भैया अपनी रेवेन्यू। मतलब यहां पे कंपनी ये सोचती है कि आखिरकार इस साल में हम कितनी कार्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और हमारी प्राइस क्या रहेगी। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, ये सारा प्रिडिक्ट करना है। अभी हमने कुछ शुरू नहीं किया,
तो भैया एक बार हम नंबर ऑफ यूनिट्स को हमारी सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अपना रेवेन्यू. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड्स, द रेवेन्यू प्रोजेक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप इन दिस बजटिंग साइकिल प्रोसेस. एक बार हमारा रेवेन्यू प्रोजेक्ट हो जाए उसके बाद हमें प्रोजेक्ट करना है, हमें प्रिडिक्ट करना है कॉस्ट. भैया सिर्फ इनकम पे ही फोकस करने से काम नहीं बनता, ये भी देखना पड़ता है कि खर्चा कहां का होगा. बेसिकली कॉस्ट मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहूं तो यहां पे कॉस्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट. देखिए हमने ये जरूर सीखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि चाहे हमारा प्रोडक्शन, चाहे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बढ़े या घटे, लेकिन वो कॉस्ट इंटैक्ट रहती है, वो चेंज नहीं होती. एग्जाम्पल के तौर पे जो भी फैक्ट्री हमने रेंट पे ली है, अब हम भैया चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, हर मंथ को हमको वो रेंट पे करना ही करना है. दूसरा जो कॉस्ट हम यहां पे बात करेंगे वो है वेरिएबल कॉस्ट. वो भी हमें प्रिडिक्ट करना होगा. देखिए वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ बदलती जाती है. जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी और जितना कम प्रोडक्शन उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगी. एग्जाम्पल के तौर पे द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. अगर भैया हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा, अगर रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो भैया रॉ मटेरियल की जो परचेस है वो फॉल होगी हमारे वेरिएबल कॉस्ट के प्रोजेक्शन में. अब एक बार हमने रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर दिया, एक बार हमने कॉस्ट भी प्रिडिक्ट कर दिया, उसके बाद हमें प्रिडिक्ट करना है प्रॉफिट. ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हम बिजनेस की बात करें तो वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ तो प्रॉफिट छोड़ना ही चाहिए. वो प्रोजेक्ट जहां पे आप लॉस प्रिडिक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट माना ही नहीं जा सकता. तो भैया हम प्रॉफिट को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? अरे काफी सिंपल है. वी हैव रेवेन्यू डेटा, वी हैव कॉस्ट डेटा. सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जो बचेगा वो रहेगा हमारा प्रॉफिट. देखिए ये फुल प्रूफ पूरे का पूरा बजट हमारी फाइनेंशियल टीम प्रिपेयर करेगी. अब प्रिपेयर करने के बाद उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे? भैया बिल्कुल नहीं. देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल के बाद ही. आप डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते. मतलब ये हुआ कि ये जो भी बजट हमने प्रिपेयर किया है उसे रखा जाएगा बोर्ड रूम में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस सारे के सारे एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करके अपने ओपिनियंस एंड कमेंट देंगे और अगर उनको सब कुछ सही लगा तब जाके वो इस बजट को अप्रूव करेंगे. और एक बार अप्रूवल हो गई भाई उसके बाद ही ये बजट ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट होगा. यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि पैसा कहां से आता है, कितना कितना टाइम टू टाइम स्पेंड करना है. हर तरीके को काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाएगा. देखिए एक बार इंप्लीमेंटेशन हो गया तो क्या बात खत्म होगी? बिल्कुल नहीं. देखिए कभी कभार हम कुछ सोचते और है लेकिन होता कुछ और है. तो हमारे सोचने में और जो प्रैक्टिकली जो चीज हुई है उस दोनों के बीच में कितना गैप है वो भी तो स्टडी करना पड़ेगा. मतलब ये है दोस्तों कि वॉट एवर वी हैव प्लान्ड एंड वॉट एवर प्रैक्टिकली वी हैव एक्चुअली इंप्लीमेंटेड, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, वी विल हैव टू चेक दिस, वी विल हैव टू ट्राई टू सी द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन दिस टू. दोस्तों इसे हम कहते हैं बजट रिव्यू. यहां पे कंपनी एक ऑडिटिंग टीम को अपॉइंट करेगा जो ये देखेगा कि बजट में हमने क्या प्लान किया है और एक्चुअली हम कितना अचीव कर रहे हैं. और उन दोनों की डिस्क्रिपेंसी ये ऑडिटर भाई साहब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा. और अगर मैनेजमेंट को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है तो बजट को एडजस्ट करेगा, रीएडजस्ट करेगा. तो दोस्तों इसे हम मॉनिटरिंग के नाम से भी जानते हैं. सो ये सारे स्टेप्स थे बजटिंग साइकिल के. नेक्स्ट साइकिल इज द P2P साइकिल, means purchase to pay cycle. It is also known as procure to pay cycle. देखिए यहाँ पे जब हम किसी सप्लायर को परचेस का ऑर्डर देते हैं तब से लेके जब उसको हम पेमेंट कर देते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स इस साइकिल में होंगे. देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे ही अप्लाई नहीं होता बट एज वेल एज ये सर्विसेज में भी अप्लाई होता है. तो अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन होता है कि आपने किसी को सर्विस का ऑर्डर दिया और उस साइकिल के स्टेप्स लिखिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वहां पे हमको P2P ही एक्सप्लेन करना है. देखिए O2C और P2P वैसे तो देखने में सेम लगते हैं लेकिन ध्यान रखने की ये बात है कि O2C ये
कस्टमर टू ऑर्गेनाइजेशन है, वेर एज ये जो P2P है वो सप्लायर टू ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। So basically what is P2P? So P2P is a process, so procure or purchase to pay is the process of requisitioning, purchasing, receiving, paying for and accounting for goods and services. It gets its name from the order sequence of procurement and financial processes, starting with the first steps of procuring a goods or services to the final steps involved in paying for it. देखिए इस एंटायर साइकिल में कई सारे स्टेप्स हैं। शुरू जो हमने अभी पढ़ा कि शुरू होता है परचेस ऑर्डर से एंड इट गेट्स एंडेड व्हेन द पर्सन पेज टू द सप्लायर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप है वो है परचेस। देखिए परचेस कैसे आता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे डिपार्टमेंट में परचेस का एक रिक्वायरमेंट बनेगा। उस रिक्वायरमेंट के बेस पे वो परचेस डिपार्टमेंट को पीआर भेजेगा। अब सवाल ये आता है भैया पीआर क्या है? पीआर को हम कहते हैं परचेस रिक्विजिशन। वहां पे एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, वो कहता है कि भैया हमें ये चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। जैसे कि कोई कहता है हमें एसी चाहिए, कोई कहता है भैया हमारा ये टीवी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, फर्नीचर ठीक तरीके से नहीं है। तो कई सारे परचेस रिक्विजिशन आएंगे। उस परचेस रिक्विजिशन के आधार पे परचेस डिपार्टमेंट वेंडर को परचेस ऑर्डर देगा कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तू इसको जल्दी से भेज दे। वेंडर उस परचेस ऑर्डर के हिसाब से, चाहे वो रॉ मटेरियल या कोई भी चीज हो, उसके हिसाब से गुड्स को प्रिपेयर करेगा और भेज देगा ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहां पे जैसे गुड्स रिसीव होते हैं, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा, वो देखेगा कि परचेस ऑर्डर के हिसाब से ही सारे गुड्स रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। और एक बार भैया ये सारे के सारे गुड्स मैच हो गए, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और जनरेट करेगा GRN। GRN का मतलब होता है गुड्स रिसिप्ट नोट। मतलब ये माना जाता है कि भैया इसके साथ हमारे गुड्स एक्सेप्ट हो गए। इसके बाद ये GRN एंड PO विद PR जाएगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। सप्लायर अपने इस सेल्स के लिए, हाँ हमारे लिए परचेस है लेकिन सप्लायर के लिए तो सेल है ना भैया, ये एक इनवॉइस भेजेगा हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, वो सबसे पहले परचेस रिक्विजिशन को उठाएगा, उसके साथ साथ परचेस डिपार्टमेंट की परचेस ऑर्डर को देखेगा और यहां पे जो गुड्स अप्रूव हुए हैं उस GRN को भी देखेगा एंड इनवॉइस। अगर ये सारी की सारी चीजें मैच होती हैं, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तब जाके वो इनवॉइस को अप्रूव करेगा और अपने अकाउंटिंग सिस्टम में उसको एंटर करेगा और उसके बाद ही वो इस बिल का पेमेंट करेगा। सो बेसिकली P2P इन्वॉल्व्स these 4 steps. The first one is purchase, then goods receipt, then invoice processing, and the last one is payment.